नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नवाबों की नगरी टॉप के बारे में। और दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में नवाबों की नगरी का परिचय दिया था और दोस्तों सामान्य बातों पर चर्चा की थी। आज हम ये पढ़ेंगे कि नवाबों की नगरी अर्थात टोंक को किन किन बातों के लिए जाना जाता है, अर्थात टोंक रियासत के वो कौन कौन से पन्ने हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण बातों के लिए जोड़े गए हैं। ये आज हमारा विषय होगा। क्लियर? तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं नवाबों की नगरी टोंक की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, रेडी हो जाइए नवाबों की नगरी टोंक को पढ़ने के लिए। और दोस्तों, आज हम जब टोंक को पढ़ेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना टोंक किन किन कामों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो टोंक है ये एक तो जाना जाता है रेड सभ्यता के लिए। जो बातें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे टोंक जिले में पाई जाने वाली रेड सभ्यता। ये बहुत अच्छा विषय है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक। दूसरी बात दोस्तों, हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके वनस्थली विद्यापीठ। हम जिन जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो होगी एक तो रेड सभ्यता और दोस्तों एक होगी वनस्थली विद्यापीठ। क्या होगी? रेड सभ्यता और एक होगी वनस्थली विद्यापीठ। दो बातें। क्लियर? अच्छा दोस्तों, हम जो तीसरी बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों टोंक जिले में संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध उर्दू भाषा और फारसी भाषा का शोध संस्थान है, जिसे हम बोलते हैं अरबी फारसी शोध संस्थान। क्या बोलते हैं? अरबी फारसी शोध संस्थान। एकदम क्लियर? तो दोस्तों, रेड सभ्यता, वनस्थली विद्यापीठ और एक हम पढ़ेंगे अरबी फारसी शोध संस्थान। एकदम क्लियर? ये हमारे प्रमुख विषय रहेंगे टोंक जिले के अंतर्गत। ठीक। और दोस्तों, इन तीनों के अतिरिक्त अगर टोंक जिला जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है लोक संत धन्ना के लिए। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे संत धन्ना पर। ये दोस्तों, जो टोंक जिला है वो रेड सभ्यता के लिए जाना जाता है, वो वनस्थली विद्यापीठ के लिए जाना जाता है, अरबी फारसी शोध संस्थान के लिए जाना जाता है और संत धन्ना की भूमि के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करेंगे टोंक में साहब आपके दोस्तों जो डिग्गी मंदिर साहब आपके टोंक में साहब आपके जो डिग्गी क्षेत्र में साहब आपके दोस्तों मंदिर है कल्याण जी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, हम इस पर भी चर्चा करेंगे जो कि डिग्गी मालपुरा में है। क्लियर? दोस्तों, कल्याण मंदिर साहब आपके यहाँ है कल्याण राय जी का मंदिर है डिग्गी मालपुरा में। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो रेड सभ्यता, वनस्थली विद्यापीठ, अरबी फारसी शोध संस्थान, संत धन्ना की भूमि और डिग्गी मालपुरा में साहब आपकी जो कल्याण राय जी का मंदिर है, ये आज हमारे चर्चा का विषय वस्तु रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों जो टोंक है ना, ये प्रसिद्ध है नमदे के लिए। अर्थात दोस्तों जो नमदे का निर्माण होता है ना, वो भी साहब आपके कहाँ होता है? टोंक में। कहाँ होता है? टोंक में। तो दोस्तों हम शुरू करें रेड सभ्यता से, वनस्थली विद्यापीठ, अरबी फारसी शोध संस्थान, संत धन्ना की भूमि, डिग्गी और नमदे। इन 4 बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों करते हैं शुरू। एकदम क्लियर? करते हैं शुरू। ठीक। अब समझ दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं रेड सभ्यता। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेड सभ्यता। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम रेड सभ्यता। यहां से एक प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस रेड सभ्यता को बहुत सीरियस होकर पढ़ना, एक एक बात को दोस्तों समझना और लिखना। ठीक। बहुत सी बातें दोस्तों बोल दी जाती है, लिखी नहीं जाती है, लेकिन आप ध्यान से सुनना। एकदम क्लियर? अच्छा, आप सब सुनो ना। सबसे पहली बात आती है कि जो रेड सभ्यता है ना, इस रेड सभ्यता की खोज कब हुई थी? बात आती है कि जो रेड सभ्यता है, इस रेड सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो रेड सभ्यता है इसकी खोज हुई थी 1938 से 1940 के मध्य। जो रेड सभ्यता है इसकी खोज हुई थी 1938 से 1940 के मध्य। अच्छा, बात आती है कि जो रेड सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? पूछा जाए कि जो रेड सभ्यता है
इस रेड सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप क्या बताओगे? केदारनाथ पुरी के द्वारा। केदारनाथ पुरी के द्वारा 1938 से 1940 के मध्य रेड सभ्यता की खोज की गई थी। समझ गए? अच्छा दोस्तों, सभ्यताओं का विकास वहीं होता है जहां नदियां होती हैं। तो पूछा जाए कि रेड सभ्यता की खोज किस नदी के निकट की गई है? तो आपका आंसर होगा ढील नदी। पूछा जाए कि जो रेड सभ्यता है इसकी खोज किस नदी के निकट की गई थी? तो आप क्या बताओगे? ढील नदी के निकट। एकदम क्लियर। रेड सभ्यता की खोज कब हुई? 1938 से 40 के मध्य। खोज किसने करी? केदारनाथ पुरी ने। अच्छा दोस्तों, किस नदी के निकट करी? ढील नदी के निकट। क्लियर? चलो आगे, अगली बात। फिर बात आती है कि जो रेड सभ्यता है ना, ये रेड सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? अर्थात जो रेड सभ्यता है इसे क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो रेड सभ्यता है ना, इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। जो रेड सभ्यता है इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। समझ जाओगे ना? जो रेड सभ्यता है इस रेड सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। अच्छा, अब प्रश्न ये बनेगा कि रेड सभ्यता किस काम के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न ये बनेगा कि रेड सभ्यता किस काम के लिए प्रसिद्ध है, किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में क्लियर, भारत में, एक साथ में तीन बातें लिखूंगा, राजस्थान में, भारत में और एशिया में। राजस्थान, भारत और एशिया में, इन तीन स्थानों में, राजस्थान, भारत और एशिया में जो सर्वाधिक आहत सिक्कों के भंडार मिले हैं। राजस्थान, भारत और एशिया में जो सर्वाधिक आहत सिक्कों के भंडार मिले हैं, क्लियर, वो कहां मिले हैं दोस्तों? रेड सभ्यता में। ये प्रश्न दोस्तों हमेशा पूछा जाता है कि राजस्थान, भारत अथवा एशिया में सर्वाधिक आहत सिक्कों के भंडार कहां से मिले हैं? रेड सभ्यता से। कहां से मिले हैं दोस्तों? रेड सभ्यता से। तो राजस्थान, भारत या एशिया में सर्वाधिक आहत सिक्कों के भंडार कहां से मिले हैं? रेड सभ्यता से। अच्छा, पूछा जाएगा कि रेड सभ्यता से जो आहत सिक्के मिले हैं वो किससे बने हुए थे? तांबे से निर्मित। वो किससे बने हुए थे? तांबे से निर्मित। तो आहत सभ्यता में जो सिक्के मिले हैं वो किससे निर्मित थे? तांबे से निर्मित थे। समझ गए क्या? टोंक जिले में कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता। रेड सभ्यता की खोज कब हुई? 1938 से 1940 के मध्य। अच्छा, किसने करी थी? केदारनाथ पुरी ने। अच्छा, किस नदी के निकट? ढील नदी के निकट। क्लियर? अच्छा दोस्तों, रेड सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्लियर? अच्छा, एशिया में, भारत में और राजस्थान में आहत सिक्कों का सर्वाधिक भंडार कहां से मिला है? रेड सभ्यता से। ये आहत सिक्के किससे बने हुए थे? तांबे से। किससे बने हुए थे? तांबे से। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि आहत सिक्कों का मतलब क्या होता है? बात आती है कि जो आहत सिक्के हैं, इन आहत सिक्कों का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों समझना, ऐसे सिक्के जो चित्र युक्त तो हो, ऐसे सिक्के जो कैसे हो? चित्र युक्त तो हो, क्लियर, किंतु लेख विहीन हो। क्लियर? ऐसे सिक्के जो चित्र युक्त तो हो किंतु क्या हो? लेख विहीन। अर्थात ऐसे सिक्के जिन पर कोई ना कोई चित्र तो बना हो लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं हो। ऐसे सिक्के जिन पर चित्र तो अंकित हो लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं हो, तो ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। समझ गए ना? आहत सिक्कों का मतलब लेख विहीन तथा चित्र युक्त सिक्के क्या कहलाते थे? आहत। फिर बात आती है कि अगर ये सिक्के चित्र युक्त होते थे तो इन पर कम से कम कितने प्रकार के चित्र होते थे? 5 प्रकार के। क्लियर?
अगर ये सिक्के चित्रयुक्त होते भी थे तो इन सिक्कों पर कितने प्रकार के चित्र अंकित होते थे? 5 प्रकार के। अब समझना, चूंकि इन आहत सिक्कों पर 5 प्रकार के चित्र अंकित किए जाते थे, इसलिए दोस्तों इन सिक्कों का नाम हो गया पंचमार। क्या नाम हो गया? पंचमार। चूंकि आहत सिक्कों पर 5 प्रकार के चित्र अंकित होते थे, इसलिए इन सिक्कों का नाम क्या हो गया? पंचमार। और पूछा जाए कि आहत सिक्कों को पंचमार का नाम किसने दिया था? तो आप क्या बताओगे? जेम्स प्रिसेप ने। पूछा जाए कि आहत सिक्कों को पंचमार का नाम किसने दिया था, तो क्या बताओगे? जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप वो प्रथम इतिहासकार था जिसने आहत सिक्कों को पंचमार्क का नाम दिया था। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों ये भी याद रखना, ये जो आहत सिक्के हैं ना, इन आहत सिक्कों को दोस्तों साहित्य की भाषा में कहा जाता है काशार्पण। क्लियर दोस्तों? ये जो आहत सिक्के हैं, इन आहत सिक्कों को साहित्य की भाषा में क्या कहा जाता है? काशार्पण। समझ जाओगे? एक बार फिर समझना अच्छी तरह। टोंक जिले में कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता। खोज कब हुई? 1938 से 1940 के मध्य किसने करी? केदारनाथपुरी ने। किस नदी के निकट करी? ढील नदी के निकट। रेड सभ्यता का प्राचीन नाम, उपनाम, प्राचीन भारत का टाटानगर। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्कों के भंडार कहां से मिले हैं? रेड सभ्यता से। कौन से सिक्के मिले हैं? आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या कच्चा किससे बने थे? तांबे से। आहत सिक्कों का मतलब क्या होता है? ऐसे सिक्के जो लेख विहीन हो किंतु चित्रयुक्त हो, क्या कहलाते थे? आहत। अच्छा चित्र कितने होते थे? 5। कितने चित्र होते थे? 5। तो 5 प्रकार के चित्र अंकित होने के कारण क्या कहलाएंगे? पंचमार। आहत सिक्कों को पंचमार का नाम किसने दिया? जेम्स प्रिसेप ने। साहित्य में आहत सिक्के क्या कहलाते हैं? काशार्पण। क्या कहलाते हैं? काशार्पण। एकदम क्लियर? अगली बात क्लियर दोस्तों? अच्छा दोस्तों एक बात और याद रखना, प्लीज। इतिहास का अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है। साहित्य के आधार पर, शिलालेखों के आधार पर और सिक्कों के आधार पर। इतिहास का अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है। साहित्य के आधार पर, शिलालेखों के आधार पर और सिक्कों के आधार पर। और जब आप सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करते हो ना, तो इसे कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है कहलाती है न्यूमिस्मैटिक्स। समझ जाओगे ना? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? न्यूमिस्मैटिक्स। क्लियर एकदम? चलो आगे अगली बात समझना। अब दोस्तों ध्यान रखना, टोंक जिले से दोस्तों, तो टोंक जिले है ना, दोस्तों आपके यहाँ से 3 प्रकार के सिक्के मिले हैं। जो टोंक जिला है यहाँ से 3 प्रकार के सिक्के मिले हैं। क्लियर दोस्तों? एक तो था आपके यहाँ से क्या मिला है? क्या मिले हैं? आहत सिक्के। एक तो यहाँ से क्या मिले हैं? आहत सिक्के। पहली बात, ठीक। दूसरी बात दोस्तों, जो टोंक है दोस्तों आपके यहाँ से मिले हैं मालव जनपद के सिक्के। किसके सिक्के मिले हैं? मालव जनपद के सिक्के। जानना, प्राचीन काल में जो टोंक है ना, ये आता था मालव जनपद में। और मालव जनपद के सिक्के भी कहां से मिले हैं? टोंक जिले से मिले हैं। ठीक। और दोस्तों यहाँ से एक सिक्के मिले हैं चंवर शाही सिक्के। कौन से सिक्के मिले हैं? चंवर शाही सिक्के। तो टोंक जिले से कुल कितने प्रकार के सिक्के मिले हैं? 3 प्रकार के। एक तो आहत सिक्के तांबे के, एक मालव जनपद के सिक्के और एक चंवर शाही सिक्के। तो क्वेश्चन आ जाए, मालव जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं? टोंक से। चंवर शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? टोंक में। सर्वाधिक सिक्कों का भंडार, आहत सिक्कों का भंडार टोंक से। अच्छा दोस्तों याद रखना, ये जो मालव जनपद के सिक्के मिले हैं ना, ये जो मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, इन सिक्कों पर साहब आपके क्या अंकित होता था? बोधि वृक्ष। दोस्तों
ये जो मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, इन सिक्कों पर तब आप पे क्या अंकित होता था? बोधि वृक्ष। ध्यान रखना। तो निम्न में से वो कौन से सिक्के हैं जिन पर बोधि वृक्ष का अंकन किया जाता था, या बोधि वृक्ष से अंकित सिक्के कहां से मिले हैं? मालव जनपद के सिक्के कहां से मिले? टोंक से। ठीक। और दोस्तों इन सिक्कों पर लिखा होता था मालवण जय। क्या लिखा होता था? मालवणा जय। एकदम क्लियर, समझ जाओगे अच्छी तरह। रेड सभ्यता पूरी क्लियर। टोंक से कितने सिक्के मिलेंगे? 8 सिक्के मालव जनपद के सिक्के और चवड़शाही। और मालव जनपद के सिक्कों पर क्या अंकित होता था? बोधि वृक्ष। क्या लिखा होता था? मालवणा जय। क्लियर। चलो आगे, अगली बात। दोस्तों पूरे भारत में स्त्री शिक्षा के केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? वनस्थली विद्यापीठ को। दोस्तों पूरे भारत में स्त्री शिक्षा के केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? वनस्थली विद्यापीठ को। ध्यान रखना, संपूर्ण भारत में स्त्री शिक्षा के केंद्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वनस्थली विद्यापीठ। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि जो वनस्थली विद्यापीठ है ये दोस्तों कहाँ आती है? पूछा जाए कि जो वनस्थली विद्यापीठ है ये कहाँ आती है, तो आप क्या बताओगे कि जो वनस्थली विद्यापीठ है ये टोंक जिले के अंतर्गत निवाई क्षेत्र में आती है। कहाँ आती है? निवाई क्षेत्र में। एकदम क्लियर। राजस्थान भारत में स्त्री शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? निवाई टोंक में। अच्छा दोस्तों याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? 1835 में। पूछा जाए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। एकदम क्लियर। अच्छा दूसरी बात, पूछा जाए कि जो वनस्थली विद्यापीठ है इसके संस्थापक कौन थे? जो वनस्थली विद्यापीठ है इसके संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1835। किसने करी? हीरालाल शास्त्री ने। अच्छा दोस्तों जो हीरालाल शास्त्री है ना, इन हीरालाल शास्त्री का एक नाम और है। क्लियर। दोस्तों हीरालाल शास्त्री को आपा जी के नाम से भी जाना जाता है। जो हीरालाल शास्त्री है इन्हें किन नाम से जाना जाता है? आपा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि जो वनस्थली विद्यापीठ है ये किसकी स्मृति में स्थापित की गई थी? पूछा जाए कि जो वनस्थली विद्यापीठ है ये किसकी स्मृति में स्थापित की गई थी, तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री की पुत्री का नाम था शांताबाई। जो हीरालाल शास्त्री है इनकी पुत्री का नाम क्या था? शांताबाई। और दोस्तों जो वनस्थली विद्यापीठ है ना ये शांताबाई की स्मृति में स्थापित की गई थी। तीन बातें क्लियर। भारत में स्त्री शिक्षा का प्रमुख केंद्र वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? निवाई टोंक। स्थापना कब हुई? 1835। किसने करी? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री किस नाम से जाने जाते हैं? आपा जी के नाम से। और वनस्थली विद्यापीठ किसकी स्मृति में स्थापित की गई थी? शांताबाई की स्मृति में। क्लियर। अच्छा पूछा जाए कि जो वनस्थली विद्यापीठ है इस वनस्थली विद्यापीठ का आरंभिक नाम क्या था? पूछा जाए कि जो वनस्थली विद्यापीठ है इस वनस्थली विद्यापीठ का आरंभिक नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? शांता कुटीर संस्था। पूछा जाए कि जो वनस्थली विद्यापीठ है इस वनस्थली विद्यापीठ का आरंभिक नाम क्या था? शांता कुटीर संस्था। एकदम क्लियर। और इस शांता कुटीर संस्था को 1943 में, ये जो शांता कुटीर संस्था है इस शांता कुटीर संस्था को 1943 में क्या नाम दिया गया? वनस्थली विद्यापीठ का। समझ जाओगे अच्छी तरह। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। कब की थी? 1835 में। कहाँ की थी? निवाई में। अच्छा किसकी स्मृति में? शांताबाई की स्मृति में। मूल नाम शांता कुटीर संस्था। एकदम क्लियर। और शांता कुटीर संस्था को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? जीवन कुटीर संस्था से। और जीवन कुटीर संस्था का नाम कब से दिया गया है? अच्छा शांता कुटीर संस्था को वर्तमान में हम वनस्थली विद्यापीठ कहते हैं। और
वनस्थली विद्यापीठ ये नाम कब दिया गया? 1943 में। कब दिया गया? 1943 में। अच्छा, पूछा जाए कि वनस्थली विद्यापीठ की पहली प्राचार्य कौन थी? पूछा जाए कि जो वनस्थली विद्यापीठ है, इस वनस्थली विद्यापीठ की प्रथम प्राचार्य कौन थी? तो आप क्या बताओगे? हीरालाल शास्त्री की पत्नी। कौन थी दोस्तों? हीरालाल शास्त्री की पत्नी। पूछा जाए कि वनस्थली विद्यापीठ की प्रथम प्राचार्य कौन थी? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी और उनका नाम था श्रीमती रत्ना शास्त्री। क्या नाम था? श्रीमती रत्ना शास्त्री। श्रीमती रत्ना शास्त्री को वनस्थली विद्यापीठ की प्रथम प्राचार्य कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना। अच्छा, रत्ना शास्त्री से आप एक बात लिख लो। श्रीमती रत्ना शास्त्री से एक बात आप लिख लो, समझना। राजस्थान में पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला कहलाती है। लिख लेना। लिख लिया क्या? एक बार फिर सुन लो। राजस्थान में पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम है तो क्या बताओगे? श्रीमती रत्ना शास्त्री। तो आपके टोंक जिले की दो बातें क्लियर हो गई, रेड सभ्यता और वनस्थली विद्यापीठ। ठीक। अच्छा दोस्तों, अब अगली बात करते हैं हम कि जो टोंक है ना, ये टोंक भारत, राजस्थान और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो टोंक पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, अरबी फारसी शोध संस्थान के लिए। क्लियर दोस्तों, जो टोंक है ना, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है और किसके लिए प्रसिद्ध है? अरबी फारसी शोध संस्थान के लिए। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान के किस जिले में है? टोंक जिले में। क्लियर? जो अरबी फारसी शोध संस्थान है, जहां तक आपके उर्दू भाषा पर और फारसी भाषा पर लिखे ग्रंथों पर रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है। पूरे विश्व के विद्यार्थी आपके यहाँ शोध करने के लिए आते हैं और उर्दू भाषा और फारसी भाषा पर लिखे गए ग्रंथों पर शोध करने के लिए संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में जो संस्थान प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछा जाए कि जो अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताओगे? 4 दिसंबर 1978 को। अर्थात टोंक जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान कब स्थापित किया गया था? 4 दिसंबर 1978 को। एकदम क्लियर? अच्छा, दूसरी बात पूछा जाएगा कि जो अरबी फारसी शोध संस्थान है, ये किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ये किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अरबी फारसी शोध संस्थान है ना, इसका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर दोस्तों? इसका जो पूरा नाम है ना, वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। क्लियर? अर्थात ये जो अरबी फारसी शोध संस्थान है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में स्थापित किया गया था। ठीक। अरबी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा पर शोध करने के लिए संपूर्ण भारत में कौन प्रसिद्ध है? अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक। स्थापना कब बताओगे? 4 दिसंबर 1978। अच्छा, किसकी स्मृति में? मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में। समझ जाओगे? अच्छा, अब हम थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, समझना दोस्तों। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, ये आपके लिए भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक, समझना दोस्तों, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, ये थे देश के पहले शिक्षा मंत्री। दोस्तों, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये कौन थे? देश के पहले शिक्षा मंत्री। अर्थात आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसी कारण भारत सरकार वर्ष 2008 से क्या मना रही है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मना रही है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। समझ जाओगे ना? आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब से मनाया जा रहा है? 2008 से। अच्छा, पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। तो तीन बातें क्लियर। पहली बात, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में। भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मना रही है? तो आप क्या बताओगे? 2008 से। ठीक। पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 11 नवंबर 2008 को। और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों, ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, इन्हें कहा जाता है कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष। क्लियर है? जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, इन्हें कहा जाता है कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष। एकदम क्लियर। ध्यान रखना, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये क्या कहलाते हैं? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? 2 बार। अर्थात इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की थी। एक बार तो 1923 में और एक बार 1940 में। 1923 में तो की थी दिल्ली के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, और 1940 में की थी रामगढ़ अधिवेशन में। क्लियर? तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुए? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एकदम क्लियर। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? 2 बार, 1923 और 1940। अब मैं 2 प्रश्न पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन हुए? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, एक प्रश्न और लिखना, अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष ने कितनी बार अध्यक्षता की, और कब की, और कहां की? समझना। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, कब की, और कहां की? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। एकदम क्लियर। और जिनको नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। एकदम क्लियर। दोनों प्रश्न लिख लिए ना। एक तो कांग्रेस का बुजुर्ग अध्यक्ष, और बुजुर्ग अध्यक्ष ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी, कब करी, और कहां करी। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ये भी याद रखना कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। दोस्तों, इनकी एक किताब का नाम था, दोस्तों इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। एकदम क्लियर। और दोस्तों, इनकी जो 2 किताबें थी, उनमें दोस्तों एक किताब का नाम था, समझ दोस्तों, इनकी दोस्तों एक किताब का नाम था दोस्तों आपके रासगोफ्तार। क्या नाम था दोस्तों? रासगोफ्तार। एकदम क्लियर। इनकी एक किताब का नाम क्या था? रासगोफ्तार। समझ जाओगे ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 2 किताबें थी, 2 में से एक किताब का नाम तो मैं लिख रहा हूं, और एक का आप लिखोगे। एकदम क्लियर। मैं बीच-बीच में प्रश्न दूंगा और आप कुछ बताओगे। ठीक। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की 2 किताबें हो गई, 2 में से एक किताब का नाम तो क्या था? रासगोफ्तार। और एक किताब का नाम मुझे आप लिख के बताओगे। ठीक। अगली बात दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने
एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। ठीक, और दोस्तों उस समाचार पत्र का नाम था अल हिलाल। क्या नाम था दोस्तों? अल हिलाल। समझ जाओगे ना भैया? ठीक, तो आपको 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। एक तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब का नाम बताना है, ठीक, एक बुजुर्ग अध्यक्ष का नाम बताना है और एक अधिवेशनों का बताना है। क्लियर? अब फिर समझना एक बार, अरबी फारसी शोध संस्थान किस जिले में है? टोंक जिले में। स्थापना कब हुई थी? 4 दिसंबर 1978 को। किसकी स्मृति में? मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष। और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। पहला कब मनाया गया था? 11 नवंबर 2008 को। एकदम क्लियर? कांग्रेस का युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। बुजुर्ग का नाम कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्लियर? इनकी किताब के नाम राजगोप्ता और एक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखना। समाचार पत्र अल हिलाल। समझ जाओगे? तो दोस्तों 3 बातें हो गई, अरबी फारसी शोध संस्थान हो गया, रेड सभ्यता हो गई और टोंक जिले में कौन से सिक्के मिलते हैं ये बात हो गई। चलो आगे फिर बात आती है कि साहब आपके जो टोंक जिला है, जो टोंक जिला है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा जाए कि जो टोंक जिला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो टोंक जिला है ये नमदे के निर्माण के लिए या नमदे का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर? समझ ना? जो टोंक जिला है ये नमदे के उत्पादन के लिए या नमदे के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि नमदा क्या होता है? नमदा क्या होता है? तो दोस्तों समझना, ऊन से निर्मित, ठीक, ऊन से निर्मित जो गलीचे होते हैं, ऊन से निर्मित जो गलीचे होते हैं या जो मोटी चादर होती है, जानना, ऊन से निर्मित जो गलीचे होते हैं या जो मोटी चादर होती है उन्हें क्या कहा जाता है? नमदा। क्या कहा जाता है? नमदा। तो ऊन से निर्मित गलीचे अथवा मोटी चादर क्या कहलाती है? नमदा कहलाती है। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि इन नमदों का उपयोग क्या होता है? पूछा जाएगा कि इन नमदों का उपयोग क्या होता है? तो आप क्या बताओगे कि जो नमदे हैं ना इनका उपयोग होता है मकानों के फर्श पर। दोस्तों जो मकानों के फर्श पर कालीन बिछाते हैं ना वही कालीन क्या कहलाती है? नमदे। तो इनका उपयोग किस पर होता है? मकानों के फर्श पर होता है। किस पर होता है दोस्तों? मकानों के फर्श पर होता है। एकदम क्लियर? तो नमदा उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या बताओगे? टोंक। नमदे का मतलब क्या होता है? ऊन से निर्मित गलीचे या मोटी चादर। उपयोग क्या होता है इनका? मकानों के फर्श पर। एकदम क्लियर? तो पहली बात रेड सभ्यता क्लियर हो गई आपकी। क्लियर? अच्छा, टोंक जिले में जो सिक्के पाए जाते हैं वो क्लियर हो गए। अरबी फारसी शोध संस्थान क्लियर हो गया। ठीक, अगली बात दोस्तों ध्यान रखना, जो टोंक जिला है इस टोंक जिले का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। दोस्तों जो टोंक जिला है ना यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है और उस प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम है चार वेद। जो टोंक जिला है इस टोंक जिले का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है चार वेद। एकदम क्लियर? तो पूछा जाए कि चार वेद कहाँ का लोक कला है या कहाँ की लोक नाट्य है तो आप क्या बताओगे? टोंक जिले का। अच्छा, फिर बात आती है कि जो चार वेद लोक नाट्य है इस चार वेद लोक नाट्य का संस्थापक कौन होगा? तो आप क्या बताओगे? करीम खां। कौन होगा? करीम खां। और दोस्तों इस करीम खां को हम किस नाम से जानते थे? निहंग खां के नाम से। किस नाम से जानते थे? निहंग खां के नाम से। तो चार वेद लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक जिले का। संस्थापक कौन है? करीम खां। एकदम क्लियर? या फिर निहंग खां। अच्छा, पूछा जाए कि जो चार वेद लोक नाट्य है ये किस नवाब के शासन काल में आरंभ हुआ? एकदम क्लियर? पूछा जाए कि जो चार वेद लोक नाट्य है ये किस नवाब के शासन काल में आरंभ हुआ? क्लियर? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? नवाब फजल खां। नवाब फजल अली खां के शासन काल में। नवाब
फजल अली खान के शासनकाल में दोस्तों इसका आरंभ हुआ था। एकदम क्लियर। चार वेद लोक नाट्य कहा गया है टोंक का। संस्थापक कौन है? करीम था या निहंग था? और किसके समय आरंभ हुआ था? ये नवाब फजल अली खान के समय आरंभ हुआ था। समझ जाओगे क्या? एकदम क्लियर, समझ जाना। चार वेद टोंक का संस्थापक करीम था या निहंग था और आरंभ हुआ था फजल अली खान के शासनकाल में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत छत्रियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि टोंक जिले में प्रसिद्ध छत्री कौन सी है, टोंक जिले में प्रसिद्ध छत्री कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना टोंक जिले में जो प्रसिद्ध छत्री है ना उसका नाम है रसिया की छत्री। एकदम क्लियर। क्या नाम है आपके? रसिया की छत्री। कहाँ की है ना आपके? टोंक की। समझ जाओगे रसिया की छत्री कहाँ प्रसिद्ध है? टोंक जिले में प्रसिद्ध है। चार वेद कहाँ का लोक नाट्य है? टोंक जिले का लोक नाट्य है। समझ जाओगे क्या यहाँ तक? एकदम क्लियर। चलो आगे। अब दोस्तों टोंक जिले में एक लोक संत का जन्म हुआ था। टोंक जिले में एक लोक संत का जन्म हुआ था और उनका नाम था संत धन्ना। क्या नाम था दोस्तों? संत धन्ना। तो दोस्तों संत धन्ना की जो भूमि है वो भी किसे कहा जाता है? टोंक जिले को। संत धन्ना की भूमि किसे कहा जाता है? टोंक जिले को। समझ जाओगे ना? संत धन्ना की भूमि के लिए कौन सा कौन प्रसिद्ध है? टोंक। अच्छा फिर बात आती है कि जो संत धन्ना है, इन संत धन्ना का जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ हुआ था? तो आप क्या बताओगे? दुवन गांव में। पूछा जाए कि जो संत धन्ना है, संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? धुवन गांव में। धुवन गांव कहाँ आता है? टोंक में। समझ जाओगे ना? संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? धुवन गांव में। धुवन गांव कहाँ आता है? टोंक में। क्लियर। अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि जो संत धन्ना है, जो संत धन्ना है इनकी भक्ति कैसी थी? इनकी भक्ति कैसी थी? तो दोस्तों राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा, राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के संत कौन कहलाते हैं? संत धन्ना। अर्थात इन्हें निर्गुण भक्ति परंपरा का संत कहा जाता है। संत धन्ना की भूमि टोंक, संत धन्ना का जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक में और भक्ति निर्गुण भक्ति। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? एकदम क्लियर। अच्छा अगली बात समझना, निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है? अगर आप ईश्वर को नाम के साथ, रूप के साथ, रंग के साथ, गुणों के साथ पूजते हो तो सगुण। अगर आप ईश्वर को नाम, रूप, रंग और गुण के साथ पूजते हो तो सगुण। और अगर आप ईश्वर को गुणों के अभाव में, नाम के अभाव में, रूप के अभाव में पूजते हो तो क्या कहलाओगे? निर्गुण। तो संत धन्ना निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। एकदम क्लियर। अगली बात पूछा जाएगा कि जो संत धन्ना है, इस संत धन्ना के गुरु का नाम क्या था? संत धन्ना के गुरु का नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे? रामानंदाचार्य। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि संत धन्ना के गुरु का नाम क्या था तो क्या बताओगे? रामानंदाचार्य। एकदम क्लियर। चार बातें। संत धन्ना की भूमि क्या बताओगे? टोंक। जन्म धुवन गांव में। भक्ति निर्गुण। गुरु का नाम रामानंदाचार्य। एकदम क्लियर। आप समझो दोस्तों। ठीक दोस्तों ये जो रामानंदाचार्य हैं इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। एकदम क्लियर। करोगे शुरू? समझना उत्तर भारत में देखो दोस्तों जो रामानंदाचार्य है ना ये क्या काम आएंगे समझना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक। पूछा जाए आपसे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? रामानंदाचार्य। बता दोगे? अरे भैया एक बार जोर से बोलो। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन? रामानंदाचार्य। हाँ बोलो हाँ, बड़ी ना हाँ, आगे। ठीक। अच्छा दूसरी बात दोस्तों रामानंदाचार्य भक्ति आंदोलन के पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। क्लियर दोस्तों? रामानंदाचार्य भक्ति काल के पहले ऐसे संत
थे जिन्होंने किसमें उपदेश दिए थे? हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में उपदेश देने वाला, हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले भक्ति काल के पहले संत कौन से हुए? रामानंदाचार्य। हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले भक्ति काल के पहले संत कौन हैं? रामानंदाचार्य। दो बात क्लियर? ठीक। अच्छा, अगली बात दोस्तों, रामानंदाचार्य भक्ति काल के पहले ऐसे संत थे, रामानंदाचार्य भक्ति काल के पहले ऐसे संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं को अनुयायी बनाया था। रामानंदाचार्य भक्ति काल के पहले ऐसे संत हुए जिन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं को अनुयायी बनाया। क्लियर? और इन्होंने जिन महिलाओं को अनुयायी बनाया उनके नाम मैं भी बताता हूं आपको, एकदम क्लियर ना कि समझना। संत दन्ना किसके शिष्य थे? रामानंदाचार्य के। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? रामानंदाचार्य को। हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले भक्ति काल के पहले संत रामानंदाचार्य। महिलाओं को अनुयायी बनाने वाला भक्ति काल का पहला संत रामानंदाचार्य। समझ जाओगे क्या? अगली बात दोस्तों, रामानंदाचार्य ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी उसे कहते हैं रामानंद संप्रदाय। क्या कहते हैं? रामानंद संप्रदाय। तो दोस्तों, रामानंदाचार्य के द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना की गई थी ना, उसका नाम क्या है? रामानंद संप्रदाय। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? ठीक। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा जाए कि राजस्थान में रामानंद संप्रदाय कितनी जगह है? पूछा जाए कि राजस्थान में रामानंद संप्रदाय कितनी जगह है, तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में रामानंद संप्रदाय के 2 केंद्र हैं। क्लियर? अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि राजस्थान में रामानंद संप्रदाय के कितने केंद्र हैं, तो कितने बताओगे भैया? 2। कितने बताओगे मेरे दोस्तों? 2। अच्छा, 2 केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों? एक केंद्र तो है गलताजी, एक तो कौन सा है? गलताजी। एकदम क्लियर? अच्छा, गलताजी कहाँ आता है? आप सब जानते हो ना, जयपुर में। गलताजी कहाँ आता है भैया? जयपुर में। तो राजस्थान में रामानंद संप्रदाय का पहला केंद्र कौन सा हुआ? गलताजी। गलताजी कहाँ आता है? जयपुर में। और पूछा जाए कि जयपुर में या गलताजी में रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास ने। किसने की थी? कृष्णदास ने। ठीक। अच्छा दोस्तों, याद रखना कि गलताजी के अतिरिक्त दोस्तों जो रामानंद संप्रदाय है ना, ये कहाँ है? आपके रेवासा में। कहाँ है? रेवासा। रेवासा कहाँ आता है? सीकर में। कहाँ आता है दोस्तों? सीकर में। और पूछा जाए कि रेवासा में रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पूछा जाए कि रेवासा में रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे? अग्रदास जी महाराज ने। किसने की थी? अग्रदास जी महाराज ने। समझ जाओगे ना अच्छी तरह? ठीक। अच्छा दोस्तों, याद रखना, रेवासा में रामानंद संप्रदाय को कहा जाता है रसिक संप्रदाय। क्लियर? रेवासा में रामानंद संप्रदाय को क्या कहा जाता है? रसिक संप्रदाय। क्यों कहा जाता है? लिखना कॉपी पेन में। क्योंकि रेवासा सीकर में राम और सीता की पूजा कृष्ण और राधा के रूप में की जाती है। फिर सुनना, क्योंकि रेवासा सीकर में राम और सीता की पूजा कृष्ण और सीता के रूप में की जाती है। क्योंकि रेवासा सीकर में राम और सीता की पूजा कृष्ण और राधा के रूप में की जाती है। किसके रूप में? कृष्ण और राधा के रूप में की जाती है। इसलिए संप्रदाय का नाम क्या हो गया? रसिक संप्रदाय। समझ जाओगे ना अच्छी तरह दोस्तों? तो राम और सीता के स्थान पर कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है, इसलिए नाम क्या हो गया? रसिक संप्रदाय। एकदम क्लियर? एक बार फिर समझना, संत धन्ना की भूमि। तो धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? दुबन गांव में। भक्ति कैसी? निर्गुण। और शिष्य किसके थे? रामानंदाचार्य के। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंदाचार्य। हिंदी भाषा में उपदेश देने वाला पहला संत रामानंदाचार्य। महिलाओं को अनुयायी बनाने वाला रामानंदाचार्य। एकदम क्लियर? अच्छा, रामानंदाचार्य के द्वारा कौन सा संप्रदाय बनाया गया? रामानंद संप्रदाय। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय के कितने केंद्र हैं? 2। एक तो गलताजी में और एक रेवासा में। और रेवासा में रामानंद संप्रदाय क्या कहलाता है? रसिक संप्रदाय। क्या
कहलाता है दोस्तों? रसिक संप्रदाय। क्लियर किया? अगली बात, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रामानंदाचार्य है ना, इन रामानंदाचार्य के कुल 12 शिष्य थे। आपको पता होना चाहिए रामानंदाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? 12। एकदम क्लियर। और इन 12 शिष्यों में 2 महिलाएं थी। क्लियर? इनके प्रसिद्ध 12 शिष्य थे, नाम याद रख लो, काम आएंगे भक्ति आंदोलन में। एकदम क्लियर। और भक्ति आंदोलन शिक्षक भर्ती में भी है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी है, अच्छा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में भी है, तो काम के हैं। क्लियर? तो पूछा जाए कि रामानंदाचार्य के 12 शिष्य कौन थे, तो आप क्या बताओगे? एक शिष्य का नाम था अनंतानंद, एक का नाम अनंतानंद, एक का नाम भावानंद। याद रखना दोस्तों अच्छी तरह। ठीक दोस्तों, एक का नाम सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद। क्लियर दोस्तों? एक का नाम था नरहरियानंद। दोस्तों क्या नाम था? नरहरियानंद। समझ जाओगे? पहले का नाम अनंतानंद, दूसरा भावानंद, तीसरा सुखानंद, चौथा नरहरियानंद। दोस्तों पांचवे का नाम था कबीर। क्या था? कबीर। और कबीर का मतलब होता है महान। कबीर का मतलब क्या होता है? महान। छठे का नाम था रेदास। क्या नाम था दोस्तों? रेदास। दोस्तों सातवें का नाम था संत धन्ना। दोस्तों जो सातवें थे उनका नाम क्या था? संत धन्ना। एकदम क्लियर हो गया था संत धन्ना? ठीक। अच्छा दोस्तों आठवें का नाम था संत पीपा। क्या नाम बताओगे? संत पीपा। ठीक दोस्तों नवे का नाम था सेना नाई। क्या नाम था रे भैया? सेना नाई। 10वें का नाम क्या था? सगना कसाई। एकदम क्लियर? ठीक। और दोस्तों ये तो थे पुरुष, और मैंने कहा था ना रामानंदाचार्य के द्वारा महिलाओं का अनुयायी बनाया गया था। क्लियर? और दोस्तों इनकी 2 महिला अनुयायी थी। एक महिला अनुयायी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। और एक महिला अनुयायी का नाम था सुरसरी। क्या नाम था? सुरसरी। हो गई 12 शिष्य। एकदम क्लियर? तो दोस्तों रेड सभ्यता टॉप में है। एकदम क्लियर? धन्ना की भूमि टॉप है। अच्छा दोस्तों इसके अलावा अरबी फारसी शोध संस्थान टॉप है, चारवेद टॉप है, नंदा कला के लिए टॉप है, रसिया की छतरी के लिए टॉप है। एकदम क्लियर? अब एक बात और दोस्तों समझना रामानंदाचार्य के आपके 12 शिष्य थे, और उन 12 शिष्यों में एक शिष्य का नाम धन्ना और एक शिष्य का नाम क्या था? पीपा, संत पीपा। एकदम क्लियर? इनके 2 शिष्य थे, 12 में से 2 कौन थे? एक तो संत धन्ना और एक संत पीपा। अब दोस्तों समझना जो संत पीपा है ना, दोस्तों जो संत पीपा है और जो संत धन्ना है, इन दोनों को जाना जाता है राजस्थान में भक्ति आंदोलन की स्थापना करने के लिए। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन कौन है? संत धन्ना और संत पीपा। क्लियर? जनक तो है संत पीपा और वास्तविक जनक है संत धन्ना। ठीक। अब समझना जो दोस्तों जो संत पीपा है ना, दोस्तों जो संत पीपा है, इन संत पीपा का वास्तविक नाम है प्रताप राव खींची। जो संत पीपा है, इन संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है? प्रताप राव खींची। समझ गए ना? जो संत पीपा है, संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? प्रताप राव खींची। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों जो संत पीपा है, इनका संबंध किस दुर्ग से है? गागरोन दुर्ग से। किस दुर्ग से दोस्तों? गागरोन दुर्ग से। समझ जाओगे ना? ठीक। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक तो संत पीपा, वास्तविक जनक संत धन्ना, और संत पीपा का मूल नाम प्रताप राव खींची। का संबंध कहां से है? गागरोन दुर्ग से। क्लियर? अब तक समझना संत पीपा को लेकर 3 प्रश्न याद रखना। संत पीपा को लेकर 3 प्रश्न याद रखना। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि संत पीपा की छतरी कहां है? पूछा जाएगा कि संत पीपा की छतरी कहां है, तो आंसर क्या लगाओगे? गागरोन दुर्ग। एकदम क्लियर? अच्छा दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि संत पीपा की गुफा कहां है, तो आप क्या बताओगे? टोडा रायसिंह। क्या बताओगे? टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह कहां आता है? टोंक में। कहां आता है? टोंक में। तो टोंक में संत पीपा की
गुफा है, टोक में रसिया की छतरी है। तो संत पीपा की गुफा का नाम है तो क्या बताओगे? टोडा राइजिंग टोक। संत पीपा की छतरी का नाम है तो क्या बताओगे? गागरोन दुर्ग। क्लियर। और पूछा जाए कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, पूछा जाए कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है तो क्या बताओगे? समदड़ी बाड़मेर। क्या बताओगे? समदड़ी बाड़मेर। समझ गए ना? एक बार फिर समझना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक संत पीपा, वास्तविक जनक संत धन्ना। संत धन पीपा का वास्तविक नाम प्रतापराव कीची। संबंध कहां से है? गागरोन दुर्ग से। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग। संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोक और संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। समझ गए दोस्तों अच्छी तरह? तो दोस्तों मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये था दोस्तों टोंक जिला और टोंक जिले की दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको काव्य क्लासेस का ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा प्रयास सराहनीय लगा हो तो कमेंट के द्वारा आप हमें बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, और अगर हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो सुझाव देकर हमें बताइए कि हम कहां और अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।